जय श्री राम। भारत भू का सच्चा इतिहास एवं छिपाए गए तथ्य को आपके समक्ष रखने का ये प्रामाणिक प्रयास है। मित्रों, एआई के युग में ये रोमिला, ये मोहम्मद हबीब, ये इरफान हबीब जैसों की सारी असत्य आदि झूठ परिकथाएं इन्होंने जो लिखी है, अगर ये परिकथाएं डाटाबेस में सत्यापित बन के फीड की गई तो बड़ा अनर्थ होने वाला है। इस षड्यंत्र को रोकने का कठिन काम है, मैं जानता हूँ। बिना आपके सहयोग के ये शिवधनुष्य व्यक्तिशः उठाना असंभव है। आपसे अनुरोध है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें बल देना ना भूलें और बेल जरूर दबाएं। हमने ईसा पूर्व 326 से सन 1857 तक का इतिहास अब तक कथन किया है। राजपूत, विजयनगरम, निजाम, चोल साम्राज्य और मराठा पेशवाई शेष है। हे मां भारती, हम इस श्लाघ्य कार्य को सफल बनाने की हमें शक्ति प्रदान करें। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंतकाली सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, केवल और केवल एकमेव द्वितीय बाजीराव के प्रचंड डर से ये हमारा बूढ़ा मोमिन शातिर दिमाग वाला निजाम छत्रपति संभाजी नगर से अपनी राजधानी भाग्यनगर ले गया। यहाँ सतारा में हमारे नेमस्त सेक्युलर लिबरल शाहू जी महाराज वो तो बड़े समाधानी हो गए। चलो भाई, निरंतर चलने वाली ये जो लड़ाइयाँ हैं ये कुछ देर के लिए शांत होगी। क्यों? क्योंकि पुणे से 240 किलोमीटर नज़दीक ये मोमिन सर पे बैठा था। अब ये मोमिन 240 के बजाय 550 किलोमीटर दूर, तो मानसिक तौर पे तो थोड़ा बहुत सुकून शाहू को मिलना स्वाभाविक था। बाजीराव को ये अद्यपि मंजूर नहीं था, क्योंकि बाजीराव का विश्वास पूर्ण निपात पे उसका विश्वास था। वैसे हैदराबाद भाग्यनगर जाने के बाद निजाम ने बारंबार 3 साल में अलतकैया अपना जारी रखा। कल मैंने बताया था कि निजाम ने बाजीराव को कोकण का षड्यंत्री ब्राह्मण बताया था। अपने पत्र में शाहू को उसने नसीहत दी थी कि भाई, आप कोकण के इस षड्यंत्री पंडित से बचे और इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इससे क्या होगा? इससे क्या मोमिन कह रहा था कि इससे सब जगह पे खुशहाली आएगी। बस एक आप काम करो, इस षड्यंत्री कोकणी पंडित को दूर रखो। देखिए आप कहाँ तक उसने प्रयत्न अपने चालू रखे थे अलतकैया के। शाहू ने ठुकरा दिए वो बात दूसरी है, लेकिन उसने प्रयत्न चालू रखे थे। पूरे राजनीति का ये जो खेल है ना, ये अगर शाहू समझेंगे, निजाम समझेंगे, तो आपको बाजीराव तुरंत समझ में आएगा कि बाजीराव ने एग्जैक्टली किया क्या। और यही कारण है मित्रों कि 1707 से मैंने बाजीराव के बारे में बोलना शुरू किया है। पंतप्रधान, पंत प्रतिनिधि और हैदराबाद में जाके वारंबार वकील के तौर पे बातचीत करने वाला आनंदराव सुमंत, अब इन दोनों को इन्हीं 3 साल में निजाम ने जागीरी भी दी है। कहीं लिखित नहीं है, लेकिन ये सिद्ध होता है कि लालच दे के अपने पाले में उनको लेने में निजाम सफल रहा है। 100% नहीं होगा, लेकिन सफल रहा है। सॉफ्ट इमेज बनाने में तो सफल रहा है, ये निश्चित।
लगातार प्रयत्न से निजाम ने पराक्रमी हमारे मराठी सरदार भी इन राज्य दरबारियों के साथ अपने पाले में कर लिए थे। इसमें प्रमुख नाम है, नागपुर वाले भोसले थे, हमारे दाभाड़े जी थे, चिमणा जी दामोदर थे, कान्होजी जाधव जैसे। अब उसके साथ ये भी आ गए थे, चंद्रसेन जाधव तो पहले से था। आप ये लगा लो कि 1725, 26 और 1727 ये 3 साल में इस बदली हुई परिस्थिति को अपने पक्ष में लेने के लिए, उसका फायदा उठाने के लिए निजाम ने अब खुले तौर पे महाराष्ट्र में उपसर्ग बढ़ाना शुरू कर दिया था। सोलापुर और सांगली, इन जैसे जो महाराष्ट्र के दक्षिण क्षेत्र है, कोल्हापुर से नजदीक, क्योंकि कोल्हापुर से तो कोई डर नहीं था क्योंकि संभाजी तो पहले से उसके साथ था, तो उसने इस दक्षिण क्षेत्र में लगातार अपनी कार्रवाई बढ़ाई। शाहू सातारा में ज़्यादा चिंतित हो गया। 1726 में एक बार जब मराठा छोटी मोटी कार्रवाई कर रहे थे, उसके निजाम जो कार्रवाई कर रहा था उसके विरोध में ये हमारे मराठे वहाँ पहुँचे, तो पिलाजी जाधव का ससुर था नीलकंठ जाधव। अब नीलकंठ जाधव को निजाम कैद करके ले गया। और दुख की बात यह है मित्रों कि यह बात शाहू को दरबार तक पहुंचने ही नहीं दी। अब बीच में कौन था या उसमें एक बारे में ज़्यादा तो इतिहासकारों ने लिखा नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि बीच में कोई तो भी निजाम प्रेमी था, है ना, जिसने ये शाहू तक नहीं पहुंचाया कि भाई निजाम एक हमारे सरदार को पकड़ के उठा के ले गया है। इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा था। ऐबज खान ने कान्होजी भोसले पर एक बार अचानक हमला किया। ऐबज खान जीत गया, कान्होजी को भगा दिया। तो हमारे फतेह सिंह बाबा भोसले जो बाजीराव के साथ कर्नाटक मुहिम में गए थे, वो फतेह सिंह बाबा भोसले और नारो राम, ये दोनों सरदार कान्होजी भोसले का बचाव करने वहां पे पहुंचे हैं। अल्तकैया का यश तो निजाम को मिलना शुरू हो गया था, ये मानना पड़ेगा। ये हमारे नेमस्त और भी कुछ थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाले हमारे नेमस्त तब भी थे, 1725 में भी थे, 26 में भी थे, 24 में भी थे। विश्वास वाले ये फर्जी, सेक्युलर, शांति प्रिय, सहिष्णु शाहू बाबा की तरह आज भी हमारी बात समझ में आती है, क्योंकि आज भी वो है ना। अल्तकैया हमारी तरफ से, अल्तकैया गंगा जमुना तहजीब वाले कुछ हमारे साथ भी है, हमारे हिंदू भी है। मेरे सरदारों पे वर्चस्व कम हो रहा है। ये जब चिंता मन में शाहू बाबा के हमारे आई, तो फिर जाके बाजीराव पेशवा को बातचीत के लिए उसने बुलाया। शाहू ने अपनी डायरी में लिखा है कि बाळाजी पंडितला खाजगीत चर्चेला बोलावले आहे। बाळाजी पंडित को, बाजीराव पंडित को अकेले में बातचीत करने बुलाया है। यही वाक्य से शाहू की हताशा, उसकी निराशा, उसकी दुविधा सारी समझ आती है। बात सीधी है, शत्रु है, और वो दरिंदा इस्लामी मोमिन निजाम जैसा शत्रु जो शातिर बुद्धिवान है। शाहू कोशिश तो कर रहा था, ये तो दिखता है, लेकिन मुझे लगता है कि अल्तकैया की तोड़ ढूंढने में शाहू नाकाम रहा, और इसीलिए बाजीराव पंडित को शायद उसको बुलाना पड़ा अकेले में बातचीत करने के लिए। और ये भी है कि ऐसा भी है कि जैसे 3 साल में निजाम अपने पाले में मराठा सरदारों को खींच रहा था, तो विश्वास भी बढ़ा होगा शाहू का बाजीराव की, भाई कोई तोड़ इसका निकालेगा, मेरी मदद करेगा तो यही बाजीराव पंडित है।
और बाजीराव ने वो सार्थक करके दिखाया है। शाहू के सबसे बड़े विश्वस्त बाजीराव जब बने, मैं थे तो पहले से, जब से बालाजी विश्वनाथ गए, उनका निधन हुआ, मात्र 3 दिन बाद शाहू ने बाजीराव को पेशवाई के वस्त्र पहनाए थे। वैसे विश्वास तो पहले से था, लेकिन शायद अब ज़्यादा पक्का हो गया। और एक तो छोटी सी घटना है, भीमा तट पर इंदापुर और पेड़गांव, ये तो निजाम ने लूटे ही थे, ये मैंने कल आपको बताया। तो इन गांवों के एक तो जितने भी थाने हैं दोनों गांव के, वो अपने कब्जे में ले लिए, मराठाओं को भगाया। इसके बाद निजाम बेलगाम हो गया और इसके वो लूटने वाले चिरकुट थे ना इंदापुर और पेड़गांव में, दुख की बात यह है मित्रों, ये हमारे अपने मराठी सरदार थे जो निजाम की तरफ से हमारा थाना लूट रहे थे। अब देखो, भीमा के तट पर राणोजी शिंदे अकेला खड़ा था, परेशान था। बार बार पुणे और सतारा को उसने 2 बार पत्र लिख के ये भी बोला है कि भाई मेरी मदद करो, मेरे पास सामग्री की कमी है, मनुष्य बल की कमी है, मेरी मदद को 2 बार उसको पत्र लिखना पड़ा। उसके बाद का इतिहास मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मिला, लेकिन राणोजी शिंदे जैसे सरदार को जो सीना तान के खड़ा था भीमा तट पे और आखिरी दम तक खड़ा रहा, वो राणोजी भोसले को 2 बार पत्र लिखना पड़ता है। भीमा से सातारा ऐसा कोई 1000 किलोमीटर तो दूर है नहीं, हाँ, 150-200 किलोमीटर दूर है, तब भी उसकी मदद के लिए समय पर कोई जा न सका। ये दुर्भाग्य है और ये 3 साल का ये अलतकैया का नतीजा है। सोचो, इसके पेड़गांव और इंदापुर के बाद पुणे कितनी दूर है? 180 किलोमीटर इंदापुर से। और पुणे हाथ से निकल जाता तो परिस्थिति क्या होती? परिस्थिति मित्रों यहाँ तक आ गई थी कि बाजीराव ने अगले 6 महीने ये जितने भी नाराज सरदार है ना, उनको मनाना पहले बंद कर दिया। दूसरा, इन 6 महीनों में निजाम के साथ वार्तालाप उसने संपूर्णतः बंद किया। वकील मार्फत नहीं, सूत्रों के मार्फत नहीं, डायरेक्ट नहीं। शाहू को तो मेरे ख्याल से बाजीराव ने बोला ही होगा कि भाई आपने कुछ लिखना नहीं है, आपने कहीं जाना। एनीवे शाहू कहीं जाता ही नहीं था, लेकिन आपने पत्र वगैरह कुछ प्यार भरा लिखना नहीं है, नहीं लिखा है। 6 महीने कुछ भी नहीं किया। यह सब जमीन तैयार करने के लिए था और परिणाम भी बहुत सुखद आया मित्रों इस रणनीति का। पालखेड़ युद्ध नीति का वो अप्रतिम उदाहरण, जिस युद्ध में 1 मिनट भी दोनों पक्ष आमने सामने तलवार ताने नहीं खड़े हुए, लेकिन ये बहुत बेहद खास युद्ध आज तक माना गया। जिस युद्ध की विश्व भर की जो जितनी भी विद्यापीठें हैं आज भी पढ़ाती है। इस युद्ध से मित्रों ये तय हुआ कि निजाम हमेशा के लिए बिल में चला गया। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम।